हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड को लेकर। आज हम जानेंगे डिबेटिंग क्लब व अल्मोड़ा अखबार के बारे में। देखिए, 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना की जाती है। ठीक है, 1870 ईस्वी में इसकी स्थापना बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा। चंदवंशी राजा भीमचंद को इसका संरक्षक बनाया जाता है। देखिए, इसके संरक्षण के लिए भीमचंद को चुना जाता है, जो कि एक चंदवंशी राजा था। बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा गवर्नर लॉर्ड विलियम को डिबेटिंग क्लब में आमंत्रित किया जाता है और एक अखबार का प्रस्ताव रखा जाता है। देखिए, बुद्धि बल्लभ पंत जो है विलियम बेंटिक को डिबेटिंग क्लब में आमंत्रित करते हैं और उनके सामने अखबार का प्रस्ताव रखते हैं। विलियम 1871 में विलियम जो है 1871 में अल्मोड़ा प्रेस की स्थापना करते हैं। अल्मोड़ा प्रेस की स्थापना कौन करते हैं? विलियम बेंटिक। और कब करते हैं? 1871 में। देखिए, 1871 में अल्मोड़ा अखबार का पहला प्रकाशन शुरू किया जाता है। अब 1871 में ही अल्मोड़ा अखबार का पहला प्रकाशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अल्मोड़ा अखबार का भारतवर्ष का द्वितीय, उत्तर प्रदेश का प्रथम साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र था। अब जो अल्मोड़ा अखबार था वो भारतवर्ष का, पूरे भारतवर्ष का द्वितीय और उत्तर प्रदेश यानी यूपी का प्रथम साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र था। और उत्तराखंड का प्रथम कुमाऊनी अखबार, ध्यान रखना है आपको, उत्तराखंड का प्रथम कुमाऊनी अखबार कौन सा था? नेक्स्ट, बुद्धि बल्लभ पंत इसके संस्थापक संपादक थे। अब बुद्धि बल्लभ पंत को ही इनका संस्थापक और संपादक, मतलब जो इनको छापता है अखबारों को, वो थे। श्रीपंत को इस क्षेत्र के प्रथम संपादक होने का गौरव प्राप्त है। अब देखो, कुमाऊं का जो गौरव प्राप्त हुआ संपादक के रूप में, वो किसे हुआ? बुद्धि बल्लभ पंत को हुआ। उन्होंने कुछ समय तक स्वयं संपादन किया, बाद में राजकीय सेवा में व्यस्तता के कारण संपादन कार्य श्री सदानंद सनवाल को सौंप दिया। देखिए, कुछ समय तक उन्होंने खुद, किन्होंने? बुद्धि बल्लभ पंत ने इसका संपादन किया अखबार का, अल्मोड़ा अखबार का, और कुछ समय बाद इन्होंने यह कार्य किसको सौंप दिया? सदानंद सनवाल को। अपने जीवन काल तक पंत जी अखबार का मार्गदर्शन और सहायता करते रहे और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में इस अखबार का मार्गदर्शन किया और मार्गदर्शन में सहायता भी की। शुरुआत में अल्मोड़ा अखबार पाठकों की संख्या मात्र 1 सेकेंड। देखिए, शुरुआत में जो है अल्मोड़ा अखबार पाठकों की संख्या मात्र 10 थी और जो थोड़ी समय उपरांत 150 पाठकों तक पहुंची। जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी अपनी न्यू चैनल स्टार्ट किया है, तो मेरे भी इतने फॉलोवर्स नहीं हैं या सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। सो ऐसा ही उस समय पे था, जब हम नई नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो उसको स्प्रेड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उस टाइम पे जब अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ तो उस समय सिर्फ मात्र 10 लोग थे जो उसको पढ़ते थे, पर धीरे धीरे ये इंक्रीज़ होती गई इनकी संख्या, और इंक्रीज़ होते ये 150 पाठकों तक पहुंच गई। देखिए, समय विनोद जयदत्त जोशी द्वारा संपादित जो नैनीताल से छपने वाला उत्तराखंड का पहला हिंदू उर्दू पाक्षिक पत्र था। देखो, समय विनोद भी क्या था? एक पत्र था, पाक्षिक पत्र, जो मतलब सप्ताह में आते हैं, और ये हिंदू और उर्दू में छपता था। और कहाँ से छपता था? नैनीताल से।
और ये उत्तराखंड का पहला ऐसा अखबार था जो हिंदू और उर्दू में छपता था। अब क्या हुआ, इसके बंद हो जाने के कारण लोगों ने अल्मोड़ा अखबार को हाथों हाथ लिया। अब देखो कुछ समय बाद क्या हुआ, ये जो है समय विनोद बंद हो गया। जो समय विनोद पाक्षिक पत्र था ये बंद हो गया और उस समय क्या हुआ, इसकी जगह अल्मोड़ा अखबार ने ले ली। सन 1871 में 1871 से सन 1888 तक अल्मोड़ा अखबार लिथो प्रेस में छपता था। अब जो वहाँ एक लिथो प्रेस था अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा अखबार जो है वहाँ छपा करता था। उसके बाद ट्रेडल प्रेस में छपने लगा और फिर यह साप्ताहिक भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये दो जगह छपना स्टार्ट हुआ। पहले ये लिथो प्रेस में छपता था, उसके बाद क्या हुआ, ये ट्रेडल प्रेस में छपना शुरू हुआ और उसके बाद ये साप्ताहिक होने लगा। मतलब हफ्ते में अखबार जो है कंटिन्यू आने लग गया। यह अखबार लगभग 48 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा और 48 ईयर्स तक, 48 ईयर्स तक ये अखबार जो है प्रकाशित होता रहा, मतलब छपता रहा। पंत जी के बाद सदानंद सनवाल, मसीह इम्तियाज़ अली, जीवानंद जोशी, विष्णुदत्त जोशी संपादक रहे, परंतु पत्र का पैनापन ख़त्म हो गया। देखिए पंत जी के बाद जो है और लोग भी आए, जिनमें सदानंद सनवाल, मसीह इम्तियाज़ अली, जीवानंद जोशी, विष्णुदत्त जोशी संपादक रहे। मतलब ये लोग, इन लोगों ने भी अखबार को छापा, परंतु पत्र का क्या हुआ, पैनापन ख़त्म हो गया। कहते हैं ना, जब एक काम को करने के लिए 10 लोग लगेंगे तो वो काम या तो बिगड़ेगा ही या बनेगा ही। तो कुछ ऐसा ही हुआ, उस समय भी जो है उसका पैनापन ख़त्म हो गया, मतलब उस अखबार का चलन जो थोड़ा कम हो गया। यह एक प्रकार से सरकार समर्थक हो गया था और ये क्या हुआ, इससे क्या हो गया, सरकार को एक समर्थन मिल गया। ग्राहक संख्या घटकर 60 हो गई थी। अब धीरे धीरे ग्राहक भी जो है घटकर 60 हो गए। जब चीज़ों में लोगों को मज़ा नहीं आएगा तो उसकी कमी अपने आप ही होती चली जाएगी। तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए 1913 में कुमाऊँ केसरी बद्रीदत्त पांडे, देखिए कुमाऊँ केसरी को, बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊँ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊँ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है या बद्रीदत्त पांडे को और किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर है कुमाऊँ केसरी ने संपादन का भार संभाला। अब 1913 में जो है कुमाऊँ केसरी बद्रीदत्त पांडे आते हैं और वो इस अखबार का संभालते हैं। पत्र राष्ट्रीयता तथा स्वतंत्रता संग्राम के समाचारों से ओतप्रोत हो गया। ग्राहक संख्या 2000 से ऊपर हो गई थी। अब जब बद्रीदत्त पांडे आते हैं तो ये कुछ जब बद्रीदत्त पांडे आते हैं तो इनके आने से समाचार पत्रों में क्या है, संख्या जो है 2000 से ऊपर होने लगी, मतलब संख्या बढ़ने लग गई। अल्मोड़ा अखबार में उन्होंने स्थानीय कुप्रथाओं, कूली बेगार, नायक तथा आदि ज्वलंत समस्याओं को भी उठाया। अब उन्होंने क्या करा, जो बद्रीदत्त पांडे आते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, जितनी भी समाज में बुराइयां चल रही होती है उस समय, कूली बेगार को लेकर, आदि जो नायक नायिकाओं को लेकर जो वहाँ पर विवाद चल रहे होते हैं, वो उसको अल्मोड़ा अखबार में प्रकाशित करते हैं। तो जिससे क्या होता है, उसकी संख्या जो है बढ़ जाती है, पाठकों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। देखिए तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर लोमस तत्कालीन जगलात नीति का कट्टर समर्थक और बड़े ही गर्म मिजाज का था। अब वहाँ पे जो एक लोमस कमिश्नर आता है वो थोड़ा सा गर्म मिजाज का होता है। पांडे जी के पांडे जी के जंगलात विरोधी लेखों के चलते उसने उन्हें बुलवाया और धमकी दी कि वह अखबार को बंद कर देगा। देखिए
क्या होता है, जो लोमस कमिश्नर होता है वो जंगल में कुछ इंटीमेट टाइप के हो रहे होते हैं, तो ये चीज़ें जो है वहाँ के कुछ कर्मचारी देख लेते हैं, और जो हमारे बद्रीदत्त पांडे जी होते हैं वो भी उस समय वहाँ पहुँच जाते हैं, और जो क्या होता है वो लोमस जो होता है वो उन्हें जो है गोली मार देता है, बिकॉज़ वो सब देख चुके होते हैं और वो उस पर विवाद उठाना चाहते थे कि हम ये चीज़ें आगे बताएंगे कि ये बहुत गलत चीज़ें हैं करके, इस तरीके से वो बोलते हैं। तो वो लोमस जो है उन्हें कमिश्नर जो होता है वो उसे गोली मार देता है, और ये मुद्दा बद्रीदत्त पांडे जी उस अखबार में उठाने को सोचते हैं क्या, उठा देते हैं। वो क्या होता है, जो लोमस है वो उन्हें धमकी देता है कि वो अखबार बंद कर देंगे। तो ये ऐसा कुछ किस्सा था वहाँ पर। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। बद्रीदत्त पांडे के शब्दों में, लोमस कभी पैर पटकता, दांत पीसता और कभी मेज पर हाथ पटकता। वह फिरंगी मेरे से बड़ंग बेढंग बिगड़ चुका था और भालू की तरह गुस्से में था। अब क्या होता है, जब ऐसा कुछ होता है तो नॉर्मली लोगों को गुस्सा आता है, तो उस समय लोमस के साथ भी यही हुआ। तो बद्रीदत्त पांडे अपने शब्दों में वो कहते हैं कि लोमस कभी पैर पटकता है, कभी दांत पीसता और कभी मेज पर हाथ पटकता। वह फिरंगी मेरे से बेढंग बिगड़ चुका था, मतलब मेरे से बिल्कुल ही बिगड़ चुका था और भालू की तरह गुस्से में था। अल्मोड़ा अखबार में 1918 के होली अंक के संपादकीय में नौकरशाही पर व्यंग्य करते हुए जो हजूर होली और डिप्टी कमिश्नर लोमस की भालूशाही शीर्षक से लेख प्रकाशित किया। देखिए अब क्या होता है, होली के टाइम उस समय होली का कुछ अंक संपादकीय होता है, और कुछ जो नौकरशाही होते हैं वो व्यंग्य करते हुए जो है उस पर जो कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर जो लोमस होता है, उस पर एक भालूशाही शीर्षक लिखकर उस पर लेख प्रकाशित कर देते हैं अल्मोड़ा अखबार में, और टॉपिक होता है उसका भालूशाही। उसने वहाँ उसे कुछ ऐसी हरकतें करते हुए देखा कि उसे लगता है कि वो एक भालू की तरह हरकतें कर रहा है, तो वहाँ का वो टॉपिक भी जो भी जंगल में वो होता है वो सब, तो वो क्या करता है उस पर वो टॉपिक डाल देता है अल्मोड़ा अखबार में कि भालूशाही, और तब वो उस पर लेख जो है वो प्रकाशित करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखिए अल्मोड़ा अखबार में 1000 रुपये की ज़मानत मांगी गई। अब जो है जब ये सब होता है तो लोमस इसे देखकर जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो क्या करता है अल्मोड़ा अखबार पे 1000 रुपये का ज़मानत ठोक देता है। वो उससे कहता है कि आपको 1000 रुपये ज़मानत भरने पड़ेंगे। वह व्यवस्थापक सदानंद सनवाल को बुलाकर त्यागपत्र लिखवा दिया गया। और क्या करते हैं वो सदानंद जो होते हैं वहाँ के जो व्यवस्थापक होते हैं, जो इन सब चीज़ों की व्यवस्था करते हैं, उनको बुलाकर जो है त्यागपत्र लिखवा लेते हैं। वो कौन लिखवा लेते हैं? लोमस, जो कि वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर आता है। इस बाबत गढ़वाल से प्रकाशित समाचार पत्र गढ़वाली ने समाचार छापते हुए सुर्खी लगाई थी, एक गोली के 3 शिकार, मुर्गी कूली और अल्मोड़ा अखबार।
देखिए जो वहाँ पे समाचार छापते थे उन्होंने एक सुर्खी लगाई, एक कहावत आप कह सकते हैं, एक फ्रेज टाइप का, कि एक गोली के 3 शिकार, मुर्गी कूली और अल्मोड़ा अखबार। 48 वर्षों तक निरंतर प्रकाशित होकर अल्मोड़ा अखबार अप्रैल 1918 में बंद हो गया। देखिए अल्मोड़ा अखबार जो है 1918 में बंद हो चुका था। 48 वर्षों तक वो निरंतर चला, प्रकाशित हुआ, और उसके बाद 1918 में जो है अल्मोड़ा अखबार बंद कर दिया गया। देखिए अब जो क्या होता है, जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है उसके बाद भी बहुत कुछ होता है। बद्रीदत्त पांडे जी ने बिना हतोत्साहित हुए अक्टूबर में नया अखबार शक्ति नए मुद्रालय देशभक्त प्रेस से प्रकाशित करना प्रारंभ किया। देखिए क्या होता है, हम हारने के बाद भी कई बार हार नहीं मानते, क्योंकि हमें अंदर ही विश्वास होता है कि हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही बद्रीदत्त पांडे जी ने अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद भी उन्होंने एक नया अखबार निकाला, शक्ति नए मुद्रालय देशभक्त प्रेस, ठीक है। उन्होंने वहाँ से प्रकाशन करना स्टार्ट कर दिया। पांडे जी के ही शब्दों में बद्रीदत्त पांडे की बात हो रही है, उनके ही शब्दों में बधू वल्लभ दा स्वर्गीय स्वामी बुद्धि वल्लभ पंत के, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है, सॉरी। बुद्धि वल्लभ पंत के चलाए अल्मोड़ा अखबार का समर्थन करना ही इस पत्रिका का धर्म था। अब देखिए जब बद्रीदत्त पांडे जो है हार नहीं मानते हैं, अल्मोड़ा अखबार बंद होने के पश्चात भी वो क्या करते हैं, जो उन्होंने नया अखबार छापना शुरू किया था, प्रकाशन शुरू किया था, जिस प्रेस से शक्ति नए मुद्रालय भक्त प्रेस से, उसका जो मेन मुद्दा क्या था, वो था अल्मोड़ा अखबार को लेकर था, ठीक है। उसके समर्थन के लिए वो उस अखबार प्रेस से जो है प्रकाशन करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उस काल में राष्ट्रीय विचारधारा वाले व्यक्तियों को अखबार में बंधु का संबोधन दिया जाता था। देखिए जिन व्यक्तियों में उस समय राष्ट्र के लिए विचारधारा, अपने राष्ट्र के लिए प्रेम जागृत होता था, उनके लिए उन्होंने एक अखबार में एक शब्द चूज़ किया था, या उन्हें संबोधन किया था उस शब्द से, जिसका नाम था बंधु। मतलब ये बंधु शब्द से जो है उन्हें संबोधन किया गया, जो कि राष्ट्र के प्रति अपनी विचारधारा को व्यक्तियों तक पहुंचाते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। शक्ति अल्मोड़ा अखबार की परंपरा में आज भी प्रकाशित हो रही है। अब जो है शक्ति अल्मोड़ा जो है वो उसकी परंपरा जो है आज भी चली आ रही है, और वो आज भी प्रकाशित हो रही है। इस प्रकार बुद्धि वल्लभ पंत को शक्ति का पितामह कहा जा सकता है। और क्या होगा, इसी कारण से जो है जो शक्ति का पितामह कहा गया, किसे, बुद्धि वल्लभ पंत को। देखिए जो उन्होंने ऊपर ये शक्ति नए मुद्रालय देशभक्त प्रेस से जो उन्होंने स्टार्ट किया था प्रकाशन, आगे उसकी नींव भी वही रखते चले गए, इसलिए उन्हें शक्ति का पितामह भी कहा जाने लगा। 1913 से 1918, एक सेकेंड, 1913 से 1918 तक अल्मोड़ा अखबार और 1918 से 1947 तक का शक्ति का इतिहास इस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम का पर्याय है। 1913 से 1918 तक अल्मोड़ा अखबार और 1918 से 1947 तक का शक्ति का इतिहास इस क्षेत्र का स्वतंत्रता संग्राम का पर्याय है। अब देखिए स्वतंत्रता संग्राम में इन दोनों ही अखबार ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये था अल्मोड़ा अखबार के बारे में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गढ़वाल यूनियन तथा गढ़वाल हितकारिणी सभा। गढ़वाल यूनियन की जो स्थापना हुई, जिसे गढ़वाल हितकारिणी सभा भी कहा गया, इसकी स्थापना 1901 में। इसके संस्थापक थे तारादत्त गैरोला। आपको ध्यान रखना है कि इसके संस्थापक कौन थे, तारादत्त गैरोला थे। और 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई। 1905 में गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाली मासिक पत्र का प्रकाशन किया गया था, जिसके संपादक गिरिजा दत्त नैथानी थे। देखिए 1905 में क्या हुआ, गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाली मासिक पत्र का प्रकाशन किया गया, जिसके संपादक कौन थे, गिरिजा दत्त नैथानी। और इस अखबार का उद्देश्य क्या था, मासिक पत्र का उद्देश्य क्या था, जनता को जागरूक करना, शिक्षित करना, कुप्रथाओं को समाप्त करना। इस गढ़वाल यूनियन जो पत्र था, इसका मासिक पत्र था, इसका जो उद्देश्य था वो था जनता को जागरूक करना, शिक्षित करना और कुप्रथाओं को समाप्त करना। एक बार और रिवाइज करेंगे, गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई, 1901 में हुई। इसके संस्थापक थे तारादत्त गैरोला। और 1905 में गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाली मासिक पत्र का प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गढ़वाल यूनियन ने गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में पुरोहितों को नियुक्त किया गया, गांव के अशिक्षित लोगों को शिक्षित किया जा सके। देखिए गढ़वाल यूनियन ने क्या किया, गढ़वाल में विभिन्न क्षेत्रों में पुरोहितों को नियुक्त किया गया, ताकि जो गांव के अशिक्षित लोग थे उन्हें शिक्षित कर सकें वो। देखें गढ़वाल भ्रातृमंडल, देखिए इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1907 ईस्वी में लखनऊ में की गई इसकी स्थापना। और इसके संस्थापक कौन थे, मधुरा प्रसाद नैथानी। कौन थे इसके संस्थापक, मधुरा प्रसाद नैथानी। और इसके जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1907 में, और कहाँ की गई थी, लखनऊ में की गई थी। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था, गढ़वाल की विभिन्न जातियों के बीच बंधुत्व व सहयोग बढ़ाना, गढ़वाल में जाति सभाओं का विरोध करना। देखिए जो इसका उद्देश्य था वो था, जो जात पात को लेके, ऊंच नीच को लेके वहाँ पे भेदभाव रहता है, उसमें बंधुत्व का बढ़ाना था और गढ़वाल में जाति सभाओं को विरोध करना था। इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ, कोटद्वार में हुआ 1908 में, जिसका नेतृत्व कुलानंद बरतवाल जी ने किया था। देखिए इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1908 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, कोटद्वार में हुआ था, जिसका नेतृत्व किया गया था कुलानंद बरतवाल जी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए छठा अधिवेशन जो है गढ़वाल भ्रातृमंडल का 6वां अधिवेशन 30 दिसंबर 1913 में हुआ था। इसका छठा अधिवेशन कब हुआ था, 30 दिसंबर 1913 में हुआ था। और इस अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध शोम प्रस्ताव पारित किया गया था। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर जो अत्याचार हो रहे थे, उसमें इस अधिवेशन में उसके प्रति जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके विरुद्ध में जो भारतीय दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, उनके विरुद्ध में, जब उन पे जो अत्याचार हो रहा था, उनके विरुद्ध में वहाँ पर एक शोम प्रस्ताव पारित किया गया था। इस छठे अधिवेशन का लक्ष्य ही यही था। मंडल ने कहा कि सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र अपने को एक ही शरीर के भिन्न अंग समझे व जातीय एवं वर्ण भेदों से हटकर संपूर्ण गढ़वाल की उन्नति में योगदान दे। देखिए वहाँ पे क्या कहा गया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, शूद्र अपने को एक ही शरीर के विभिन्न अंग समझे, मतलब जितने भी अलग अलग शेड्यूल कास्ट हैं, इनको सब अपना एक ही अंग समझकर जाति और वर्ण भेदों से हटकर संपूर्ण गढ़वाल की उन्नति में अपना योगदान दे। ये वहाँ का मुद्दा था। 1914 में दोनों सभा गढ़वाल सभा में विलय हो गए थे।
जो 1914 में क्या हुई, जो दोनों सभा हुई वो गढ़वाल सभा में विलय हो गई, मतलब मिल गई थी। अब देखिए गढ़वाल सभा देखेंगे कब हुई थी। 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा की स्थापना की गई। देखिए प्रश्न ये उठता है कि दुगड्डा की स्थापना कब की गई थी। 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा की स्थापना की गई। पहली बैठक की अध्यक्षता नारायण सिंह द्वारा की गई थी। और इसमें पहली अध्यक्षता किसने की थी बैठक की? नारायण सिंह ने। गढ़वाल में पत्रिकाओं व समाचार पत्रों का एकीकरण हुआ। यहाँ पर जो भी जब गढ़वाल सभा हुई थी तो वहाँ पे क्या क्या हुआ ये सब आपको बताया जा रहा है। गढ़वाल व पत्रिकाओं व समाचार पत्रों का एकीकरण हुआ। समाचार पत्रों को साप्ताहिक कर दिया गया। 1915 में गढ़वाल सभा द्वारा दुगड्डा स्थित स्टोवल प्रेस की स्थापना की गई। अब वहाँ पे क्या हुआ, एक स्टोवल प्रेस की स्थापना भी की गई। और कब की गई? 1915 में की गई। ये निर्णय भी गढ़वाल सभा में ही लिया गया। 1916 में गढ़वाल सभा द्वारा पहली बार गढ़वाली साहित्य का संकलन व प्रकाशन किया गया। 1916 में गढ़वाल सभा में पहली बार जो है गढ़वाली साहित्य और उसका संकलन व प्रकाशन भी किया गया। देखिए सारोला सभा, नेक्स्ट है आपकी सारोला सभा। इसकी स्थापना 1904 में तारादत्त गैरोला जी द्वारा टिहरी में की गई। इसका मुख्यालय टिहरी बनाया गया। जो सारोला सभा हुई थी ये टिहरी में की गई थी और इसका मुख्यालय भी जो था टिहरी में ही बनाया गया था। और इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। आपको ध्यान रखना है सन को, 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। सभापति का कार्य बद्रीनाथ के रावलों को दिया गया। और जो इसके सभापति का कार्य था वो किसको दिया गया? रावलों को दिया गया। अब देखिए जो सरोला सभा हुई इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्राह्मणों के शैक्षिक व सामाजिक उत्थान हेतु प्रयास करना। जो भी ब्राह्मण थे उनके शैक्षिक व सामाजिक उत्थान हेतु प्रयास करना इसका उद्देश्य था। मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध करना, वधु मूल्य पर प्रतिबंध करना, सरोला ब्राह्मणों को हल जोतना निषेध करना। जो भी सरोला ब्राह्मण थे उनका हल जोतना जो था निषेध करना यहाँ का उद्देश्य था, इस सभा का उद्देश्य था। नेक्स्ट देखेंगे सरोला ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणों उपजातियों की स्त्रियों से विवाह नहीं करेंगे, यह सुनिश्चित करना इस सभा का उद्देश्य था कि जो ब्राह्मण थे उनकी उपजातियां जो थी वो अन्य जातियों में विवाह नहीं करेंगे। सांस्कृतिक विद्यालय बनाना व विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, ये इस सभा का उद्देश्य रखा गया था। कौन सी सभा का? जो सरोला सभा हुई थी इस सभा का उद्देश्य रखा गया था विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना व सांस्कृतिक विद्यालय बनाना। सरोला ब्राह्मण जो थे वो अन्य कास्ट में शादी नहीं करेंगे। सरोला ब्राह्मणों का हल जोतना निषेध करना, वधु मूल्य पर प्रतिबंध करना, मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध करना व ब्राह्मणों के शैक्षिक व सामाजिक उत्थान हेतु प्रयास करना, ये इस सभा का उद्देश्य था। देखिए तीसरा अधिवेशन देखेंगे। तीसरा अधिवेशन जो है 1919 में होता है। अध्यक्ष होते हैं इसके राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी और स्थान होता है कोटद्वार, लक्ष्य कूली बेगार। अब देखिए जो तीसरा अधिवेशन होता है उसका जो लक्ष्य होता है, यहाँ पे थोड़ा मिसटाइप हो गया है, उसका लक्ष्य होता है कूली बेगार। इस अधिवेशन में उत्तराखंड के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त जोशी,
मोहन सिंह मेहता, इंद्रलाल शाह, जयलाल शाह, दुर्गा पंत, रामदत्त, ज्योतिविद, प्रेम वल्लभ पांडे, भोलादत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे, मोहन जोशी, ये आदि अन्य सभी नाम थे जो इसमें हिंदू अपने जंगलात के अधिकार, अब जो जंगल हैं उनके अधिकार व हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए इस अधिवेशन में एकजुट हुए थे। ये इसका तीसरा अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे। उन्नीस 1918 के प्रस्तावना अनुसार जनता का आह्वान किया गया कि वे कूली बेगार ना दें। देखो 1918 में क्या हुआ, ये जनता को आह्वान किया गया कि वे कूली बेगार ना दें। कूली बेगार क्या था कि जैसे जब फॉरेनर या कोई अधिकारी आता था तो उस समय में निश्चित किया जाता था कि कौन सा घर, जब वो भ्रमण पे निकलेंगे, मतलब अगर गांव-गांव में घूमने जाएंगे तो उनके खाने पीने का, रहने का परिवार का, किस परिवार का जिम्मा होगा, ये एक शेड्यूल बनाया गया था वहाँ पे, जिसे कूली बेगार कहा गया। और इसके लिए उन्हें कोई पे नहीं करना पड़ता था। तो 1918 में क्या हुआ, ये जनता को आह्वान किया गया कि कोई भी कूली बेगार नहीं देगा। एक ये भी था कि उनका जो सामान था वो इधर से उधर जो ले जाना था वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें करना था। ये सब कूली बेगार में आता है। ठीक है। मोहन जोशी को ओजस्वी भाषण इस सम्मेलन में हुआ था। जो मोहन जोशी थे उनका एक ओजस्वी भाषण हुआ इस सम्मेलन में। इस अधिवेशन से ही 100 से अधिक नेता कार्यकर्ता अमृतसर कांग्रेस में शामिल होने के लिए चले गए। अब देखो क्या हुआ, इस अधिवेशन को में 100 से अधिक नेता जो थे, नेता कार्यकर्ता जो थे, वो अमृतसर चले गए कांग्रेस में शामिल होने के लिए, जिनमें मुकुंदी लाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत, मोहन सिंह मेहता आदि थे। नोट आपको क्या ध्यान रखना है, 26 सितंबर को जलियांवाला बाग की सभा में भाषण देने वालों में उत्तराखंड में से बद्रीदत्त पांडे भी थे। देखो 26 सितंबर को तो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसमें भाषण देने में एक गढ़वाल के प्रसिद्ध व्यक्ति भी थे जिनका नाम था बद्रीदत्त पांडे। इस अधिवेशन में बद्रीदत्त पांडे तथा गोविंद बल्लभ पंत को सजेस्ट कमेटी का सदस्य भी चुना गया। और इस अधिवेशन में क्या हुआ, गोविंद बल्लभ पंत और बद्रीदत्त पांडे को जो है सदस्य भी चुना गया था सजेस्ट कमेटी का। चतुर्थ अधिवेशन देखेंगे, कब, कहाँ, कैसे, क्या हुआ। चतुर्थ अधिवेशन हुआ था 21 से 23 दिसंबर तक, जो कि 1920 में हुआ था। और ये अधिवेशन हुआ था काशीपुर में। हरगोविंद पंत द्वारा इसके अध्यक्ष थे हरगोविंद पंत। और इस अधिवेशन का लक्ष्य क्या था, महात्मा गांधी के आह्वान का समर्थन पर असहयोग आंदोलन का समर्थन करना। इस जो चतुर्थ अधिवेशन हुआ था 21 से 23 दिसंबर तक, उसका जो लक्ष्य था वो था महात्मा गांधी के आह्वान पर समर्थन करना, किसका, असहयोग आंदोलन का। फिर देखिए नेक्स्ट क्या होता है, पंचम अधिवेशन। नेक्स्ट पांचवा अधिवेशन जो होता है 1923 में होता है, जिसमें ये होता है टनकपुर में। और इसके अध्यक्ष होते हैं बद्रीदत्त पांडे। इसका लक्ष्य क्या होता है, भूमि बंदोबस्त व वन नीति पर चर्चा व विरोध। देखिए जो आपका पंचम अधिवेशन होता है उसका लक्ष्य होता है भूमि बंदोबस्त करना और वह जो वन नीति होती है उस पर चर्चा करना व उसका विरोध करना। ये उसका लक्ष्य होता है पंचम अधिवेशन का। देखिए अब अंतिम अधिवेशन होता है एक, अंतिम अधिवेशन जो है आपका 1926 में होता है। और ये होता है गानियातोली रानीखेत। रानीखेत में एक जगह है जिसका नाम है गानियातोली वहाँ होता है। और इसके अध्यक्ष होते हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल। इसके बाद इसी वर्ष 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कुमाऊं कांग्रेस में कर दिया गया।
और देखिए कुमाऊं परिषद का विलय हो जाता है कुमाऊं कांग्रेस में 1926 में। और ये विलय कब होता है? 1926 में होता है। 1926 में यह विलय इसलिए भी प्रभावी हुआ क्योंकि कुमाऊं परिषद की स्थापना क्षेत्रीय समस्याओं, कूली बेगार, वन आंदोलन इत्यादि के लिए की गई थी, जो अब उत्तराखंड की धरती से समाप्त हो चुके थे। देखिए कूली बेगार और वन आंदोलन जो है ये समाप्त हो गया था, इसलिए 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कर दिया गया कुमाऊं कांग्रेस में। तो इससे इसको काफ़ी प्रभाव भी पड़ा इन सब चीज़ों पर, कूली बेगार, वन आंदोलन इत्यादि पर। 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना भी की गई। देखिए गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना भी 1918 में हुई। 1918 में ही जो है कुमाऊं परिषद विलय हो गया था कुमाऊं कांग्रेस में, और 1918 में ही जो है बैरिस्टर मुकुंदी लाल व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयास से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। देखिए एक क्षत्रिय सभा होती है, क्या होता है इसमें देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। संस्थापक, क्षत्रिय सभा के संस्थापक थे जोध सिंह नेगी व प्रताप सिंह नेगी। अब देखिए जो क्षत्रिय सभा थी उसका उद्देश्य क्या था? क्षत्रियों को शैक्षणिक व सामाजिक उत्थान करना। जो क्षत्रिय थे उनका शैक्षणिक यानी शिक्षा में और सामाजिक उत्थान करना इसका उद्देश्य था। क्षत्रियों को सामाजिक कुप्रथाओं का निराकरण करना, और जो भी सामाजिक कुप्रथाएं थी ये आप उन सब का निराकरण करना, ये क्षत्रियों का उद्देश्य के समझाया गया क्षत्रिय सभा में। उद्देश्य था क्षत्रिय सभा का। क्षत्रिय समाज के लोगों को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा सेना में भर्ती किया जाता था। देखिए क्षत्रिय समाज में जो लोग होते थे उनको कैसे सेना में भर्ती किया जाता था? ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भर्ती किया जाता था। जो ब्रिटिशियन आके उन्हें हुक्म देते थे उन्हीं को सेना में भर्ती किया जाता था। देखिए 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वाल सेना ने अपना अपार शौर्य दिखाया व हिंदुस्तानी सेना को मिले 10 विक्टोरिया क्रॉस में से 2 पुरस्कार गढ़वाल राइफल के जवान गब्बर सिंह नेगी व दरबान सिंह नेगी को प्रदान किए गए। देखिए क्या हुआ, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ जिसमें गढ़वाल सेना ने अपना शौर्य दिखाते हुए हिंदुस्तानी सेना को 10 विक्टोरिया क्रॉस में से 2 पुरस्कार गढ़वाल राइफल के जवानों को, जो कि गब्बर सिंह नेगी और दरबान सिंह नेगी को दिया जाता है। किन 2 जनों को दिया जाता है? गब्बर सिंह नेगी को और दरबान सिंह नेगी को दिया जाता है। ये हुआ आपका क्षत्रिय सभा में। नेक्स्ट देखेंगे गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट। अब देखिए गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट भी बनाया गया। इसकी स्थापना होती है 14 सितंबर 1919 में पौड़ी में। 14 सितंबर गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति की स्थापना होती है 14 सितंबर 1919 में, और कहाँ होती है? पौड़ी में होती है। इनके संस्थापक जो होते हैं वो होते हैं जोध सिंह नेगी। कौन होते हैं? जोध सिंह नेगी। इसका प्रस्ताव जो है 3 जुलाई 1919 को गढ़वाल सभा में रघुनाथ सिंह बैरिस्टर की अध्यक्षता में रखा गया था। देखिए गढ़वाल छात्रवृत्ति के लिए जो एक प्रस्ताव रखा गया था वो गढ़वाल सभा में रखा गया था और रघुनाथ सिंह बैरिस्टर के द्वारा रखा गया था, जो कि उसकी अध्यक्षता भी कर रहे थे। 3 जुलाई 1919 को आपको ध्यान रखना है। 14 सितंबर 1919 में जोध सिंह नेगी द्वारा 500 रुपये दान देकर इस छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई। अब देखिए जो छात्रवृत्ति की शुरुआत हुई वो 500 रुपये से हुई, और 14 सितंबर 1919 में ये जोध सिंह नेगी द्वारा शुरू किया गया।
नेक्स्ट आपकी वीडियो यहाँ समाप्त हो जाती है। जो भी आज हमने पढ़ा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।